तो दोस्तों हम लोग क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। कौन सा है? पालमपुर गांव की कहानी। कौन सा है? पालमपुर गांव की कहानी। रुकिए एक सेकंड, मैं इसे ज़रा ये कर लूँ। यही पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? उत्पादन के संगठन। हमने उसमें जाना कि उत्पादन के कौन कौन से स्रोत की ज़रूरत है, कौन कौन से स्रोत चाहिए, कैसे, ये सारी चीज़ पालमपुर के परिचय हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा। और इसमें हम लोग देखेंगे कि उत्पादन के जो संगठन है, उत्पादन की किन किन संगठन की आवश्यकता है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, ये सारी चीज़ इसमें पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है, तो क्या है? उत्पादन के संगठन। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके? उत्पादन के संगठन के बारे में, ठीक है। तो उत्पादन के संगठन में देखते हैं ये क्या है। उत्पादन अर्थात ऐसी वस्तु व सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है उत्पादन अर्थात ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। तो इसका कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि उत्पादन, हम बहुत सारे किसी भी तरह के उत्पादन कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का हम उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे नहीं होगा, जैसे कि हम मान लेते हैं कि मार्केट में किसी भी तरह के दुकान ओपन कर रहे हैं या किसी भी तरह का कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं या कोई बिजनेस हम करना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो वो उत्पादन में नहीं। मान लेते हैं कि हमारे मार्केट में कोई चीज़ चल रहा है, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बनाना है। इसके कहने का मतलब उत्पादन वही होगा जो हम लोगों की ज़रूरत की चीज़ को बनाएं, जिसे लोगों की आवश्यकता हो, वो हमारी आवश्यकता को पूरा करे। अब मान लेते हैं हम कोई ऐसे सामान के उत्पादन कर रहे हैं, कोई ऐसे सामान बना रहे हैं जिसकी लोगों की ज़रूरत ही ना हो, जिसकी कोई नीड ना हो, कोई आवश्यकता ना हो, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम जो भी बनाएंगे वो उससे हमारा नुकसान जाएगा ना, क्योंकि लोगों की उसकी आवश्यकता है नहीं, लोग उसे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि लोग उसी चीज़ को ना खरीदेंगे जिसकी आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे नहीं खरीदेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें की आवश्यकता है जिन्हें हम उत्पादन के कारक भी कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जाना कि उत्पादन के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होती है, उसके बिना हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अब उत्पादन के संगठन में भी हम इसी के बारे में जानेंगे और उसको विस्तार से समझेंगे। तो ये क्या है? किसी भी वस्तु के उत्पादक के लिए 4 चीज़ की आवश्यक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की उत्पादन हो, किसी भी वस्तु का हो, छोटा हो बड़ा हो, लघु उद्योग हो या दीर्घ, कोई भी हो, छोटा बड़ा किसी भी पैमाने पे हम उत्पादन करना चाहें, ठीक है, उसके लिए हमें 4 चीज़ की आवश्यकता होगी। चलिए हम वो देखते हैं चारों कौन कौन सी चीज़ है। तो ये 4 चीज़ है, ठीक है। तो पहला हमारा आएगा भूमि। पहला क्या आएगा दोस्तों? पहला हमारा आएगा भूमि। दूसरा हमारा श्रम यानी लेबर, ठीक है, श्रम आएगा। तीसरा हमारा कैपिटल यानी कि पूंजी, ठीक है दोस्तों, कैपिटल यानी पूंजी। चौथा हमारा होगा इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। ये सारी चीज़ हमें चाहिए, इसके बगैर हम कोई भी उत्पादन, किसी भी वस्तु के उत्पादन नहीं कर सकते, चाहे वो उत्पादन छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार के हम उत्पादन नहीं कर सकते। या हमें दुकान ही क्यों नहीं लगाना हो या फसल क्यों ना बोना हो, किसी भी प्रकार के हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं ये 4 चीज़ों की बिना। चलिए तो नेक्स्ट हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा दोस्तों, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा भूमि, ठीक है दोस्तों, पहला हमारा भूमि है। तो भूमि में हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड ज़रा मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। सभी लोग जानते हैं कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक से प्रांत जल, वन, खनिज आदि भी इसी में शामिल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। प्राकृतिक से प्रांत यानी कि प्राकृतिक से प्रांत यानी जो हमें प्राकृतिक से, भूमि के अलावा जो भी हमें प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि जल, ये भी एक हमारा प्राकृतिक संसाधन है। वन, ये भी एक हमारा प्राकृतिक संसाधन है। खनिज जो हमें ज़मीन के, भूमि के अंदर से मिलता है, जैसे कोयला, पदार्थ, अभ्रक, ये सारी चीज़ भी क्या है? ये सारी चीज़ें भी एक प्राकृतिक संसाधन है। और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? तो ये भूमि के अंदर होती हैं। अगर जब भूमि ना हो तो ना हम कोई भी उत्पादन कर सकते हैं, ना कोई बिजनेस लगा सकते हैं, ना दुकान, यानी कुछ नहीं कर सकते। बगैर भूमि कुछ नहीं है। हम आसमान में तो करेंगे नहीं, भूमि पे रहना हो या किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य हो, हम भूमि से, यानी कि भूमि के बगैर इंसान नहीं है, इंसान की ज़िंदगी नहीं हो सकती भूमि के बगैर। अगर जब भूमि ना हो तो इंसान की जीवन संभव नहीं, असंभव है।
चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में था दोस्तों, क्या था, भूमि। तो भूमि में हम देखेंगे भूमि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो श्रम, तो जैसे श्रम क्या है, अब इसमें भूमि श्रम देखो दोस्तों, श्रम इसमें दे रहा है, जैसे कि श्रम के बारे में जानना है, भूमि में ही श्रम जानना है। जैसे कि श्रम, अगर मान लेते हैं हम किसी भी प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी तरह के कोई भी कार्य कर रहे हैं, छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे, या हमें नौकरी ही करनी हो तो हमें लेबर की ज़रूरत होगी। अगर हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो हम एक मजदूर बन के कहीं कार्य करेंगे अपने जीवन यापन के लिए, या अगर हम बिजनेसमैन हैं या कोई उत्पादन लगाना चाह रहे हैं या कोई उत्पादन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो अब हम मजदूर के बारे में जानेंगे। तो ये जो लोग काम करते हैं श्रम कहलाते हैं, यानी कि जो लोग काम करते हैं वो श्रम कहलाते हैं, वो लेबर कहलाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, वो एक मजदूर है, वो एक लेबर है। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है श्रम 2 प्रकार के होते हैं। श्रम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। तो श्रम 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन? एक शारीरिक श्रम और दूसरा मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम और एक मानसिक श्रम, ठीक है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं ये दोनों। तो शारीरिक श्रम क्या है? तो दोस्तों जो शरीर से कार्य हो, जिस कार्य को करने के लिए, जिस काम को करने के लिए हमें अपने शरीर की मेहनत करनी पड़े, शरीर से हो, उसे हम शारीरिक श्रम कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट मैं हाईलाइट इसे कर देता हूँ ज़रा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, ये लोग एक शारीरिक श्रम है। शारीरिक श्रम, ये क्या कार्य कर रहे हैं? अपने शरीर से कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं ये लोग? तो ये लोग बालू है, मिट्टी है, ये लोग क्या कर रहे हैं? धूप में भी अपने शरीर पे यानी अपने सर पे उसे लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने और लाने का कार्य कर रहे हैं। ये कैसे? ये शारीरिक श्रम वाले हैं। अब वो फसल में, जैसे कि हम फसल कर रहे हैं, किसान क्या करता है? किसान अगर जो बड़ा किसान है तो वो दूसरे शहरों से या दूसरे को मजदूरी पे रखता है अपने फसल के घास निकालने के लिए, फसल के कटाई के लिए, बाद में फसल हो जाए तो उसे निकालने के लिए, गेहूँ है तो गेहूँ को दा करके गेहूँ निकालने के लिए, ये सब के लिए क्या करते हैं? शारीरिक श्रम में आएंगे। अब देखो दोस्तों हम मानसिक श्रम देखते हैं। कौन सा? मानसिक श्रम देखेंगे कि मानसिक श्रम क्या है। मानसिक श्रम वो है जो भी अपने दिमाग से कार्य करे, जो काम दिमाग से हो उसे हम मानसिक कार्य कहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कितने आराम से काम हो रहा है। देख सकते हैं कितने आराम से काम हो रहा है। ऑफिस में बैठ के आराम से, ना कोई लोड, ना धूप की टेंशन, ना किसी चीज़ की टेंशन। तो ये क्या चीज़ होगा? ये मानसिक श्रम में आएगा। इसे शरीर की मेहनत नहीं है, दिमाग से काम करना है। ये दिमाग से काम कौन लोग कर सकते हैं? तो पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे हैं वो ऐसे काम में कर सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं, ये भी ऑफिस में बैठ करके कितने आराम से कार्य हो रहा है। इधर देख रहे हैं, इधर ये देख सकते हैं, ये कौन से कार्य हैं? ये शारीरिक श्रम है। ये अपने शरीर से मेहनत कर रही है, अपने बच्चे को पीठ पे ले करके ये पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है, धूप में भी, खुले आसमान में बैठ करके। तो ये सब शरीर से मेहनत होता है। ये लोग नहीं पढ़े लिखे हैं तो इसलिए मजदूरी करते हैं और इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और दोस्तों इसी में हम बता दें आपको कि इसी में एक चीज़ और बता दें इसी सेगमेंट में, कि शारीरिक श्रम वाले मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं मुकाबले मानसिक श्रम वाले से, लेकिन इनकी वेतन, शारीरिक श्रम वाले की वेतन बहुत कम होती है मानसिक श्रम वाले से। इनकी मानसिक श्रम वाले से इनकी वेतन माइनस में होती है, और वही मानसिक श्रम वाले की वेतन प्लस में होती है, वो ज़्यादा होती है। और इन्हें मेहनत भी कम करना पड़ता है, और शारीरिक श्रम वाले को मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसे हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे श्रम के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तीसरा हमारा सेगमेंट देखते हैं। तीसरा क्या था? तीसरा, ठीक है, श्रम हो गया। अब हम देखेंगे साधारण बोलचाल की भाषा में, हमारा पूंजी था ना, तो पूंजी के बारे में हम देखते हैं कि पूंजी क्या कह रहा है। साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी के अर्थ धन संपत्ति से लगाया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में इसका उपयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। पूंजी के अंतर्गत मशीन, कारखाने, भवन तथा बीज आदि वे सभी चीज़ें आते हैं जो उत्पादन कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ, पूंजी वो चीज़ है, साधारण बोलचाल के भाषा में हम पूंजी को समझ सकते हैं कि पूंजी वो चीज़ है,
कि पूंजी वह चीज़ है, अगर जो हम किसी भी तरह के उत्पादन करना चाह रहे हैं या मशीन लगाना चाह रहे हैं अपने फैक्ट्री में, या किसी भी प्रकार के सामान लेना चाह रहे हैं, ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं, फसल के लिए बीज लेना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी फसल के लिए हमारे पास भूमि नहीं है, भूमि लेना चाह रहे हैं, भवन लेना चाह रहे हैं, कारखाना लगाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ क्या, इन सारे चीज़ों के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा अगर जो होगा तो ये सारे चीज़ हम खरीद सकते हैं, सारे चीज़ ले सकते हैं। तो उत्पादन के कार्य में, यानी उत्पादन हमें बिजनेस के लिए या किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए जो कार्य में सहयोग प्रदान करता है, यानी कि इसमें सहयोग कौन प्रदान कर रहा है, पैसा, मशीन कर रहा है, कारखाना कर रहा है, भवन कर रहा है, ये सारे चीज़ कैसे होंगे, पैसे से होंगे। अगर जब मशीन ले रहे हैं तो ये क्या, हमारे पास मशीन ले लिए तो कल हमें गायब थोड़ी ना हो जाएगा, या कोई लेकर थोड़ी ना चला जाएगा, या हम किसी को देने के लिए थोड़ी, अपने फैक्ट्री के लिए ले रहे हैं, अपने काम के लिए ले रहे हैं, भवन ले रहे हैं अपने कार्य के लिए, कारखाना ले रहे हैं अपने कार्य के लिए, भूमि ले रहे हैं अपने कार्य के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये पूंजी होंगी। पैसा से लगा रहे हैं तो पैसा ये लगा रहे हैं उसमें, तो ऐसा नहीं कि वो पैसा हमारा वेस्ट गया, नहीं, वो भी अगर जब हम पैसे से कोई सामान खरीद रहे हैं तो भी हमारा क्या है, पूंजी है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, पूंजी किसे कहते हैं, आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पूंजी कितने प्रकार के होते हैं। तो पूंजी, अब इसमें हम देखते हैं पूंजी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पूंजी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक तो अस्थाई पूंजी, दूसरा कार्यशील पूंजी। पूंजी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक अस्थाई पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। तो चलिए अस्थाई पूंजी के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों अस्थाई पूंजी वैसे उस पूंजी को कहते हैं जो कि मतलब एक बार अगर जो हम सामान खरीद लिए, चाहे वो कोई भी हो, जैसे ट्रैक्टर हो या भवन हो, मशीन हो, किसी भी प्रकार को अगर जो हम एक बार उसे खरीद लिए तो हमें उसे दोबारा खरीदने की आवश्यकता ना हो, वो सालों साल तक चलता रहता है। और कार्यशील पूंजी में जैसे कि कच्चा माल आ जाएगा, इसी प्रकार जैसे कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या हम फसल उगाना चाह रहे हैं, हम एक किसान हैं तो हम तो फसल कर दिए, भूमि है हमारे पास, ट्रैक्टर है, मशीन है, सब कुछ है, लेकिन हमें टाइम टाइम पे सिंचाई करना है, बारिश नहीं हुआ तो टाइम टाइम पे सिंचाई करना है, खाद्य पदार्थ भी देना है उसमें, रासायनिक जो पदार्थ हैं वो भी उसमें डालना है, रासायनिक केमिकल जो भी केमिकल है वो भी डालना है, कीटनाशक डालना है, ये सारी चीज़ें डालनी है। क्यों, ये सारी चीज़ तभी तो फसल को अच्छा होगा, अच्छे उपजाऊ के लिए ये सब करना है, ठीक है। अगर जो उसमें जंगल हो गए, घास फूस जो होता है ये सब हो गए, तो सबको सफाई करवाने के लिए मजदूर रखना होगा। तो ये सब कैसे होगा, पैसा से होगा। ये लगातार लगने वाली चीज़ है, ठीक है, ये लगातार लगने वाली चीज़ है, ये एक बार लेंगे फिर ख़त्म, फिर लाएं फिर ख़त्म। तो ये जो है ना, जो लगातार लगे और एक बार यूज के बाद दोबारा ये समाप्त हो जाए, उसे हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। इसकी लगातार यूज होने वाली, जैसे कि साधारण भाषा में समझें तो एक कुम्हार है जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो वो मिट्टी कहीं से लेकर आ रहा है और वो मिट्टी से बर्तन बनाएगा तो मिट्टी समाप्त हो जाएगा, फिर उसे दूसरा मिट्टी लाना होगा। अगर जो खरीद के ला रहा है तो उसे पैसा चाहिए खरीदने के लिए, तो उसी चीज़ को, उसी मिट्टी को या उस मिट्टी को खरीदने के लिए पैसे को, उसी को कहेंगे कार्यशील पूंजी, जो कि एक बार इस्तेमाल हो फिर ख़त्म, फिर उसे दूसरा लाना हो, फिर ख़त्म, फिर इस्तेमाल हो फिर ख़त्म, उसे कहेंगे कार्यशील पूंजी। चलिए अब हम इसे अच्छे से देख लेते हैं। जैसे देखिए ये ट्रैक्टर हो गया आपका, ये ट्रैक्टर हो गया, ये क्या होगा, ये अस्थाई पूंजी होगा, ठीक है। ये किसान द्वारा खरीदे गए बैल हैं, ठीक है, हल है, ये क्या हो गया आपका, ये कार्यशील पूंजी हो गया। अब ये दोस्तों, ये एक फैक्ट्री है, कंपनी है, इसमें सारे लगाए गए मशीन, जो भी मटेरियल है इसमें लगाया गया है, तो ये जो भी लग चुका है इसमें, ये ख़त्म नहीं होगा। ये नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये मशीन है, ये लग गया, ये सालों साल तक चलने वाला, जब तक कि ये खराब ना हो जाए। तो ये सब क्या होगा दोस्तों, ये तीनों आपका अस्थाई पूंजी है, ठीक है, ये तीनों आपका अस्थाई पूंजी होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम समझते हैं कि रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल किसे कहेंगे, कच्चा माल, ठीक है। तो जैसे देखो दोस्तों, ये सब्जी हो गया, अगर जो हमारे घर में सब्जी बन रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि हम आज सब्जी लेकर आए, आज बना लिए तो कल भी सालों साल चलेगा, नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो इस्तेमाल के दौरान ख़त्म हो रहा है। अब जैसे ये फल फ्रूट्स है, हम मेवा हुआ, बहुत सारे फल फ्रूट से सामान बना रहे हैं, तो वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल होगा ख़त्म होगा, इस्तेमाल होगा ख़त्म होगा, फिर हमें लाना होगा। तो ये चीज़ हो गया। ये दूध हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि दूध हम आज लिए, गाय से निकाले दूध, तो ये एक बार निकाल लिए सालों साल चलेगा, नहीं, आज निकाले, आज बेच दिए या पी गए या घर में, या उससे किसी भी तरह के पकवान बना लिए, किसी भी तरह के मिठाइयाँ बना लिए, तो रहने वाला नहीं है, वो बार बार उसकी यूज होने वाली है, बार बार लगातार यूज में आती है, तो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद होगी मुझे कि आप लोग बेहतर अच्छे से समझ लिए होंगे अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी के बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अस्थाई पूंजी। तो यही कह रहा है दोस्तों, अस्थाई पूंजी में संपत्ति या
उपकरण जैसे व्यवसाय शुरू करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक संपत्ति या निवेश शामिल है। हमने पहले ही समझाया अस्थायी पूंजी क्या है। उसे भवन लेना भवन हो, मशीन हो या भूमि हो, कुछ भी खरीद रहे हैं जो सालों साल तक चले हमारे पास, वो हमारा क्या होगा, अस्थायी पूंजी होगा। कार्यशील पूंजी वह नगद या अन्य तरल संपत्ति है जिसका उपयोग व्यवसाय दैनिक कार्यों के कवर करने के लिए करता है, जैसे कि बिलों का भुगतान करना। तो ये भी हो गया बिल का भुगतान, जैसे कि हम मान लेते कंपनी लगाए या किसी भी तरह के फैक्ट्री लगाए, अब बिल हम बिजली का यूज कर रहे हैं अपने फैक्ट्री को चलाने के लिए, अपने कंपनी को चलाने के लिए, अपनी मशीन को चलाने के लिए। तो फैक्ट्री में से जो बिजली हो रहा है तो उस बिजली को बिल भरना होगा। तो जो बिल भरेंगे हर महीने हो, साप्ताहिक हो, मासिक हो, जो भी मासिक उसका हमें बिल भरना हो, सब क्या है होगा, ये सब हमारा क्या है, कार्यशील पूंजी है। जैसे हमारे यहाँ मजदूर हैं, हमारे फैक्ट्री में मजदूर हैं, हमारे कंपनी में मजदूर हैं, चाहे शारीरिक श्रम हो या मानसिक श्रम हो, इन दोनों को मानसिक वेतन देना होगा। तो ये सब क्या होगा हमारा, ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये सारे के सारे कार्यशील पूंजी में आएंगे। और अस्थायी पूंजी में क्या आएगा, जो चीज़ हम एक बार खरीद लिए, जो चीज़ हमारे पास एक बार है, वो सालों साल तक चलने वाला, जब तक कि वो खराब ना हो जाए, उसे हम अस्थायी पूंजी कहेंगे। जो एक बार ले लिए उसे दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं, या बार बार उस चीज़ को खरीदने, देने और लेने की ज़रूरत नहीं। एक बार ले लिए दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं, जब तक कि वो खराब ना हो जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे अस्थायी पूंजी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर सेगमेंट। जो चौथा था ना हमारा पॉइंट, उद्यमिक, इंटरप्रेन्योर, जिसे इंटरप्रेन्योरशिप में इंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप जो लेते हैं उसे कहते हैं इंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है दोस्तों, इंटरप्रेन्योर होगा, मिस टाइपिंग हो गया, इंटरप्रेन्योर। चलिए अब हम इंटरप्रेन्योर देखते हैं। इंटरप्रेन्योर, ठीक है, नए संगठन आरंभ करने की भावना को कहते हैं। जैसे कि नए संगठन आरंभ करने की भावना को कहते हैं। अगर मान लीजिए हम नई कंपनी चाह रहे हैं, नई कंपनी खोल रहे हैं, अगर हमारे अंदर भावना है किसी प्रोडक्ट को तैयार करना, उसे मार्केट में उतारना, तो हम क्या होंगे, हम इंटरप्रेन्योर होंगे, हम उद्यमिता होंगे, हम उद्यमित होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। किसी वर्तमान या भावी अवसर के प्रदर्शन करके मुख्यतः कोई व्यावसायिक संगठन प्रारंभ करना उद्यमिता का मुख्य पहलू है। उद्यमिता में एक तरफ भरपूर लाभ कमाने की संभावना होती है, तो दूसरी तरफ जोखिम, अनिश्चित और अन्य खतरे के भी प्रबल संभावना होती है। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं हम कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, कोई कंपनी खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, कंपनी लगाना चाह रहे हैं, किसी भी तरह के हम सामान का उत्पादन करना चाह रहे हैं, किसी प्रोडक्ट तैयार करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, हमें इससे भरपूर संभावना है कि भरपूर हमें इससे लाभ होगा। लाभ के साथ साथ ये भी है कि जोखिम होगा। अब दोनों हम सेगमेंट में से समझेंगे कि दोस्तों हमें जोखिम किस प्रकार से हो सकता है और लाभ किस प्रकार से हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि मान लेते हैं हमने कोई फैक्ट्री लगाया, इसमें बहुत सारे मजदूर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मजदूर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देखेंगे, आपको पता होगा एक यहाँ तेलंगाना में क्या हुआ था, वो कबाड़ खाने में आग लगने से बहुत सारे लोग जल करके मर गए। तो आग लगा उसमें, तो क्या हुआ, आग लगा तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे मजदूर जलकर मर गए। उससे क्या हुआ, उससे वो किस पे लोड हुआ, वो तो एंटरप्रेन्योर पे लोड हुआ, जो उसका मालिक है उस पे लोड हुआ, क्योंकि सबके घर को मुआवजा देना होगा, ये बहुत सारे नुकसान है। तो ये किसको नुकसान हुआ, किसको जोखिम हुआ, मजदूर तो गए ही, उसमें के लेबर गए ही, लेकिन नुकसान किसको हुआ, नुकसान हुआ, इसके जोखिम किसको उठानी पड़ेगी, इसकी जोखिम मालिक को उठानी पड़ेगी। अब जैसे देखते हैं कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ, अगर हम प्रोडक्ट को लॉन्च किया और वो मार्केट में चला ही नहीं, लेकिन उसमें हमारी बहुत सारी पूंजी लग गई है, क्या हुई है, बहुत सारी पूंजी हमारी उसमें लगी हुई है, क्योंकि बहुत सारे मजदूर मिल करके, काफ़ी मजदूर यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी मजदूर मिल करके उसे तैयार किए, उस प्रोडक्ट को काफ़ी मजदूर मिल करके तैयार किए। जैसे देख रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतने सारे मजदूर बने, ये तैयार किए, और वो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में चला ही नहीं, वो फेल हो गया। तो क्या होगा, जितनी सारी हमने पूंजी लगाया वो सारे के सारा हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसके भी जोखिम हम ही को उठाना पड़ेगा। अगर जो कोई प्रोडक्ट हम तैयार किए और वो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में खूब बेहतर तरीके से चला, बढ़िया से चला, तो उसके जो भी उसका लाभ होगा, उसके लाभ हमें ही होगा, दूसरे को नहीं होगा। भरपूर लाभ जो होगा उसे हम ही को होगा। अब चलिए थोड़ा और हम बेहतर तरीका से समझ सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक आदमी है, एक व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये क्या है, एंटरप्रेन्योर है, उद्यमित है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसके 3 हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, 3 हैंड्स,
कितने 3 हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, 3 हैंड। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक है, बाकी सभी लोग इसके पीछे हैं। ये क्या है, तो एक मालिक है, एक कंपनी या एक फैक्ट्री का उद्यमिता है, वो मालिक है उसका, और उसका जो क्या कहते हैं उसको स्थापित करने वाला है, और वही सभी को चलाता है, तरह तरह के प्रोडक्ट तैयार करता है ये। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये तरह तरह के प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये बिजली, हर एक तरह के प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, यूज कर रहा है, सभी का लोड इसी को होने वाला है, और इस प्रोडक्ट को तैयार करने से जो भी लाभ होने वाला है इसी से होने वाला है। इसमें इसके फैक्ट्री में या इसके कंपनी में जो भी मजदूर हैं वो सारे मजदूर एक फिक्स पेमेंट पे हैं, और उस पेमेंट से के जरिए उन्हें रखा गया है, उनको मानसिक वेतन। अगर ये कंपनी में लॉस हो रहा है तो उससे मजदूरों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको वेतन देना होगा। किसे देना होगा, मजदूरों को। कौन देगा, जो उद्यमित है, इंटरप्रेन्योर है, जो उस कंपनी जो उस फैक्ट्री का मालिक है वो देगा। अगर से भरपूर फायदा होगा, भरपूर उससे फायदा हो रहा है, वो मार्केट में कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चला, कोई लॉन्च आया, जैसे सैमसंग का फ़ोन आया, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट वो बहुत चला, उससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, तो उसका फ़ायदा किसे होगा, उसका फ़ायदा इंटरप्रेन्योर का होगा, उद्यमित को होगा। ठीक है, और ये नहीं कि अगर जब फायदा होगा तो उससे वेतन बढ़ जाएगा, किसका, मजदूरों का वेतन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। जितना फिक्स है, जितना उसके मानसिक वेतन मिल रहा है, लाभ होने पे उतना ही मिलेगा, हानि होने पे भी, और जितना हानि पे मिल रहा है उतना ही मिलेगा लाभ होने पे भी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में।